हेलो एवरीवन। सो स्काई गोल्ड के Q1 के रिजल्ट आए हैं आज। जनरली ये कंपनी काफ़ी लेट रिजल्ट अनाउंस करती है सारी रिटेल ज्वेलरी कंपनीज के बाद में। इस बार इस क्वार्टर में सबसे पहले ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने अपने रिजल्ट को अनाउंस किया है। सो इनके नंबर्स को डिस्कस करेंगे, देन कुछ कंसर्न है मार्केट में, कुछ परसेप्शन चल रहा है उसको कवर करेंगे, एंड यहाँ से कैसा बिजनेस का आउटलुक लग रहा है, क्या सच में बिजनेस का आउटलुक चेंज हुआ है, इस सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे। सो सबसे पहले इनके नंबर्स देखते हैं कि ओवरऑल नंबर्स इन्होंने कैसे रिपोर्ट करे हैं। तो अगर आप इनका रेवेन्यू का नंबर देखोगे Q1 के अंदर वाई वाई लेवल पे 56% की ग्रोथ है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर, कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। सिक्वेंशियली अगर हम देखें Q4 से Q1 के कंपैरिजन में तो 6 to 7% का ग्रोथ देखने को मिलता है। अदर इनकम ऑफ कोर्स कंपनी का इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, लेकिन पीबीटी या पैट के कंट्रीब्यूशन में इसका बहुत बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है। अच्छी बात क्या है, इबिट्टा मार्जिन्स कंपनी के फिर से इंप्रूव हुए हैं। ये थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है स्काई गोल्ड के लिए जहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के इबिट्टा मार्जिन्स जो हैं वो इंप्रूव हुए हैं। कुछ टाइम पहले तक इस कंपनी के इबिट्टा मार्जिन 3% होते थे। इस क्वार्टर में कंपनी के इबिट्टा मार्जिन 6% क्रॉस हो गए हैं। सो लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर कंपनी के इबिट्टा मार्जिन डबल से भी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। तो ये हमको क्या दिखा रहा है कि पिछले 2-3 साल में इस मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन लिया अपने बिजनेस के लिए, वो ग्रोथ को तो सपोर्ट किया ही है उसने, प्लस ग्रोथ की क्वालिटी और मार्जिन सेक्रेटिव भी रहे हैं वो इस बिजनेस के लिए। सो ये एक काफी बड़ी चीज है। देन एक्सपेंस में अगर आप इनका एम्प्लॉय एक्सपेंस देखोगे तो जरूर वाई वाई लेवल पे दिखेगा काफी बड़ा इंक्रीज है, लेकिन उसका मेन रीजन है क्योंकि एक साल के अंदर इन्होंने 3 कंपनीज को एक्वायर किया है। सो उसका एम्प्लॉय बेस ऐड हो गया, इसीलिए कंपनी का एम्प्लॉय एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। सिक्वेंशियली आपको ये दिखेगा मार्जिनल अपटिक है इसके अंदर। फाइनेंस कॉस्ट भी सेम रीजन से हमको दिखेगा, वाई वाई काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन सिक्वेंशियली क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी स्टेबल है फाइनेंस कॉस्ट। अदर एक्सपेंसेस कंपनी के डिक्रीज हुए हैं अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, तो इसका अच्छी चीज है ये, लेकिन इसका ऑफकोर्स हमको क्लैरिटी चाहिए कॉन कॉल में मैनेजमेंट से कि क्या वो पर्टिकुलर लाइन आइटम है जिसकी वजह से आपका अदर एक्सपेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ है। और इन सब की वजह से आप देखोगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत बड़ा बूस्ट आया है। वाई वाई लेवल पे कंपनी का 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ है पैट के अंदर। 21 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर Q1 में, इस बार ऑलमोस्ट 44 करोड़ का पैट कंपनी ने रिपोर्ट करा है। एंड ये फोर्थ कंसेक्यूटिव क्वार्टर है स्काई गोल्ड के लिए जहां पे क्वार्टरली वाई वाई नेट प्रॉफिट कंपनी का 100% या मोर देन 100% से ग्रो किया है। इनफैक्ट एक क्वार्टर अगर आप बीच में एक्सक्लूड कर दो, उसमें भी 99% का पैड ग्रोथ था। सो उसको भी अगर आप ऐड कर दो तब तो ये सिक्स्थ कंसेक्यूटिव क्वार्टर है स्काई गोल्ड के लिए जहां पे क्वार्टरली पैड कंपनी का 100% या मोर देन 100% से ग्रो किया है। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस रही है कंपनी की कंसिस्टेंटली लास्ट 2-3 सालों से। सो ये पूरे ओवरऑल नंबर्स हैं कंपनी के Q1 के। अब डिस्कस करते हैं कि जो कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं, र्यूमर्स तो नहीं बोलेंगे, जो कुछ परसेप्शन चल रहा है, कुछ जो कंसर्न है मार्केट में, उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के वो कंसर्न्स हैं। तो सबसे पहला आप जो कॉमन परसेप्शन देखोगे कि इस बिजनेस का ग्रोथ रेट घट गया है, एंड ऐसा बोला जा रहा है कि ये प्रोबेबली रीजन है जिसकी वजह से मार्केट ने इसके स्टॉक को नेगेटिवली रिएक्ट किया। रिजल्ट के बाद ही स्टॉक में हमने देखा लोअर सर्किट लगा, और बिजनेस का आउटलुक भी वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। सो एक बहुत जरूरी चीज है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमको कॉमन सेंस डेवलप करने की जरूरत है, कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत है। आई मीन अगर हम ये वाली चीज देखें कि फिर 100% से कंपनी ग्रो कर रही थी पिछले कुछ क्वार्टर्स तक और अब कंपनी का ग्रोथ 56% आ गया, तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। बट इसमें कुछ भी अनसर्टेन नहीं है। आई मीन मैनेजमेंट ने मार्केट को, इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को, एनालिस्ट कम्युनिटी को बहुत पहले से ये ऑलरेडी बता के रखा था, सबको पता था कि ये जो 90% 100% का हम ग्रोथ देख रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। कंपनी का जो ग्रोथ का टारगेट है वो 50 से 60% का है अगले 2 से 3 साल तक। इनफैक्ट FY24 का भी अगर आप इनका कॉन कॉल सुनोगे Q4 का, वहां पे भी इन्होंने ऑलरेडी बता के रखा था अगले 2-3 साल का ग्रोथ टारगेट। तो ये चीज तो वेल नोन थी ऑलरेडी मार्केट को भी एंड इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को भी, तो इसमें कुछ भी ऐसा शॉक जैसा या सरप्राइज जैसा नहीं था। सो ये चीज पहले से पता था। दूसरा एक और चीज अगर आप देखो इसी के अंदर कि अगर ऐसा है कि 100% का ग्रोथ 56% आ गया तो मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट कर दिया, तो जब इनका ग्रोथ 60% से 100% कर रहे थे ये, तब उसका अपोजिट होना चाहिए था, यानी तब स्टॉक को हाई पे हाई लगाना चाहिए था, मार्केट को स्टॉक को रिवॉर्ड करना चाहिए था। बट वैसा भी नहीं था। आप Q2 Q3 Q4 के रिजल्ट्स में देखो, Q3 Q4 के रिजल्ट स्पेशली, उसके बाद तो स्टॉक 25 30 40% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था अपने हाई से। ये आज के करेक्शन से पहले ही 30% के आसपास का करेक्शन आ चुका था स्टॉक के अंदर। तो आई मीन वही है कि अगर हम एक ही पॉइंट देखेंगे, उसी के ऊपर पूरा स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी पूरा पिक्चर समझ नहीं आएगा हमको कि बिजनेस का डायरेक्शन कैसा है, बिजनेस का एक्चुअल परफॉर्मेंस किस तरीके का आ रहा है।
देन अगर इसी में और हम इसको एनालाइज करें, इनके जो Q1 के नंबर्स हैं उसको और एनालाइज करते हैं। सो इनका FY26 का टारगेट है 5400 करोड़ का, और ये भी इन्होंने काफी पहले बता दिया था कि FY26 में हम 5400 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट रख रहे हैं। तो 5400 करोड़ ऑन अ बेस ऑफ 3500 करोड़, FY25 का रेवेन्यू था इनका 3500 करोड़। तो YOY कितना ग्रोथ हुआ? 55%, यानी 55% से कंपनी को ग्रो करना है। Q1 में ग्रोथ कितना आया है? 56%। तो अगर आप इस तरीके से भी एनालाइज करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने गाइडेंस से बेटर ही किया है थोड़ा सा कंपनी ने। एक और इसमें चीज, थोड़ा सा और इसको एनालाइज करते हैं। सो स्काई गोल्ड का एक फाइनेंशियल ईयर में Q3 और Q4 जो है वो बहुत क्रिटिकल होता है। इनका 55 से 60% रेवेन्यू जो है वो Q3 Q4 में आता है। Q1 जनरली इस कंपनी के लिए 20 से 21% कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू। अब इस बार Q1 में कितना रेवेन्यू किया है? 1135 करोड़। पूरे साल का टारगेट कितना है? 5400 करोड़। तो ऑलमोस्ट 21% तो कंपनी ने Q1 में कर दिया, यानी हिस्टोरिकली जो ये कंपनी करती आई है Q1 में, फिर से इन्होंने उतना ही किया है। तो इस एंगल से भी अगर मैं देखूं तो भी गाइडेंस या टारगेट जो है वो मिस नहीं हुआ है। सो आई मीन आप किसी भी एंगल से देखो तो वो चीज बिल्कुल ही लॉजिक लगती नहीं है, क्योंकि हाँ वो चीज तब पॉसिबल हो सकती थी। तीन चीजें हैं जिसमें वो चीज बिल्कुल एक्चुअली होता। पहला तो या तो ये मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया ही नहीं होता कोई भी, और बिजनेस का हम ग्रोथ देख रहे होते 80%, 90%, 100% हर एक क्वार्टर में, तब ऑफकोर्स एक आपका एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है। और एज एन इन्वेस्टर वहां पे मेरे मन में ये डर होता या मेरे को ये रिस्क लगता कि कल को चल के अगर इनका ग्रोथ रेट सडनली गिरा तो मैं इस स्टॉक में फंस सकता हूँ, स्टॉक में बड़ा करेक्शन आ सकता है। ये पहला केस। दूसरा केस, अगर इस स्टॉक का वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत हाई होता, ये फॉर एग्जांपल 100 के पीई पे या 150 के पीई पे, जैसे आपने कितने सारे स्टॉक्स को देखा जो बहुत हाई पीई पे ट्रेड करते थे, और सडनली जब उनका ग्रोथ रेट घटा, मार्केट ने एक बहुत बड़ा करेक्शन दिया उनके स्टॉक को और बिजनेस का आउटलुक भी चेंज हो गया, उस केस में भी बिल्कुल ये चीज समझ में आती है, कॉमन सेंस बनता है यहाँ पे कि इतना हाई वैल्यूएशन है और ग्रोथ एकदम से घट गया तो बिल्कुल नेगेटिवली रिएक्शन मिलेगा मार्केट से, और आपका डील भी वैसा नहीं रहेगा बिजनेस का। ये बिजनेस का इस स्टॉक का पी ऑलरेडी 30-35 के आसपास था, और ग्रोथ रेट इसका तब भी 90-100% था। अब इसका स्टॉक का पी आप देखोगे तो 30 के आसपास है और ग्रोथ रेट अब 50-60% है। सो ऐसा नहीं कि ये बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा हो पहले भी, वो केस भी नहीं है। तीसरा केस जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैनेजमेंट ने खुद गाइडेंस दिया हो कि हम 80-90-100% से ग्रो करेंगे, और उसके बाद एकदम से नंबर जो आया है वो 50% या 60% का आया है। जैसे हमने Q2 में कितने सारे बिजनेसेस को डिस्कस किया, Q3 में डिस्कस किया, EFC लिमिटेड जिन्होंने पहले 100% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया, देन सडनली उन्होंने 50% कर दिया उसको, तो मार्केट ने उसके स्टॉक को पनिश किया, ऑलमोस्ट आधा हो गया स्टॉक। आप PN गाडगिल को देखो जिन्होंने 35-40% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया, बट क्योंकि उनका वो ट्रांसपेरेंसी नहीं था बुलियन वाले केस की वजह से, तो उनका नंबर कम आना शुरू हुआ, मार्केट ने पनिश किया उसके स्टॉक को। केन्स टेक्नोलॉजी के स्टॉक को देखो, एक क्वार्टर में उनका वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन डिले हुआ, मिस नहीं हुआ, ऑर्डर एग्जीक्यूशन डिले हुआ, Q3 से वो इस फाइनेंशियल ईयर में आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपका ओवरऑल गाइडेंस चला गया उसकी वजह से। सिर्फ 40% पे कंपनी ने ग्रो किया, जो पहले वो 60-70% पे उनका टारगेट था, और मार्केट ने उसके स्टॉक को भी पनिश किया। ऐसे आप बहुत सारे स्टॉक्स देखोगे जिनके साथ में ये होता है, लेकिन वहां पे ये तीन केस होते हैं। या तो उस बिजनेस का कोई गाइडेंस नहीं होगा और इतना हाई पेस पे वो ग्रो कर रहा होगा, तब तो ऑफकोर्स आप एज एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करोगे कि वो ग्रोथ रेट जो है वो आपका सस्टेन होना चाहिए। दूसरा केस, या तो उसका पी बहुत ज्यादा हो, तब वहां पे वो रिस्क होता है कि इतने हाई पी वाले स्टॉक में ग्रोथ गया तो मतलब स्टॉक का डी रेटिंग शुरू। तीसरा केस जो जो सबसे क्रिटिकल होता है कि मैनेजमेंट ने खुद बोला हो कि हम उस पेस से ग्रो करेंगे और वहां पे गाइडेंस मिस हुआ, तब स्टॉक का डी रेटिंग होता है। स्काई गोल्ड के साथ में आप देखोगे तो ये तीनों में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। तो यहां पे अगर मैं ये स्टोरी बना रहा हूं तो मे बी ये मेरा अजम्पशन हो सकता है या मेरा एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बिजनेस 100% से ही ग्रो करता रहेगा, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो या इन्वेस्टर कम्युनिटी हो या एनालिस्ट कम्युनिटी हो, कहीं पे भी ये मैसेज गया नहीं कि ये स्टॉक ये बिजनेस जो है वो 100% की ग्रोथ मेंटेन रखेगा। ये क्लियरली हमको पता था, एक साल पहले का पता था कि कंपनी का रेवेन्यू इस साल 5400 करोड़ होगा। FY27 में पहले इन्होंने 7200 करोड़ बोला था, अब इन्होंने 7500 करोड़ से 7600 करोड़ कर दिया है। तो वो वाला गाइडेंस तो एक्चुअली बढ़ा ही है, लेकिन ओवरऑल हमको पता था कि 50 से 60% का ग्रोथ इनका रहने वाला है। तो वही है कि अगर मैं सिर्फ एक ही लाइन आइटम को लेकर के देखूंगा, उसी के बेसिस पे बिजनेस को जज करूंगा, तो मुझे कभी पूरा पिक्चर समझ नहीं आएगा किसी बिजनेस का कि ओवरऑल डायरेक्शन कैसा जा रहा है। देन पॉइंट आता है कि स्टॉक में करेक्शन क्यों हुआ। तो आई मीन ये चीज समझने वाली है कि एक बिजनेस का परफॉर्मेंस, एक बिजनेस का फंडामेंटल और उसका स्टॉक चार्ट,
ये कभी भी हैंड टू हैंड नहीं चलते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे। जरूर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखेगा कि बिजनेस का परफॉर्मेंस जैसा है स्टॉक का चार्ट वैसा होगा, लेकिन आप बोलोगे कि आज बिजनेस का रिजल्ट अच्छा आया, कल स्टॉक अपर सर्किट पे होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी कभी होगा कि स्टॉक का रिजल्ट, बिजनेस का रिजल्ट अच्छा है, स्टॉक भाग रहा है। कभी कभी ऐसा भी होगा रिजल्ट अच्छा है उसके बाद भी स्टॉक गिर रहा है। और कभी कभी ऐसा होगा रिजल्ट खराब है उसके बाद भी स्टॉक भाग रहा है। सो आई मीन शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटीज होती है, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स है मार्केट के अंदर, सबका एक्सपेक्टेशन अलग है, हर कोई एक अलग गेम खेल रहा है। तो आप शॉर्ट टर्म में डेली वोलेटिलिटी को लेकर के स्टोरी नहीं बना सकती कि ये हुआ तो वो हुआ होगा। आई मीन फिर तो हम बिजनेस ट्रैकिंग को छोड़ करके कुछ और ही करने चले जाएंगे। तो हमारा काम है बिजनेस ट्रैक करना, बिजनेस की परफॉर्मेंस को समझना। अगर मैं डेली स्टॉक चार्ट को देख करके कुछ स्टोरी बनाऊंगा, मतलब ये आप अगर इस चीज को समझो तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 12 बजे तक आज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 100% पे ग्रो करेगा स्काई गोल्ड, और 12:56 पे मार्केट को पता चला कि 100% का ग्रोथ सिर्फ 56% का हो गया, इसीलिए मार्केट ने स्टॉक को रिएक्ट कर दिया। आई मीन ये बहुत इरेशनल थिंकिंग है, हम बहुत गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि एक ही नंबर को लेकर के हम जज कर रहे हैं, जब हमें पहले से पता है कि उसका ग्रोथ क्या अगर यही रहने वाला है 50 से 60%, और उसी के अकॉर्डिंग उसने परफॉर्मेंस दिखाया है। आप अगर उसी नंबर को देखोगे तो उसके बियॉन्ड कैसे देखोगे कि बिजनेस के और अदर जो फंडामेंटल्स हैं उसमें क्या अपडेट है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इन्होंने यूएई में, दुबई में अपनी सब्सिडरी जो है वो एक्वायर कर ली है। क्यों एक्वायर करी है? बिकॉज इनका टारगेट है कि यूएई और मिडिल ईस्ट के मार्केट पे ग्रो करना है। क्यों ग्रो करना चाहता है स्काई गोल्ड? बिकॉज लास्ट ईयर इनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस 8% था वो 12% हो गया है, और कंपनी उसको अगले साल तक 25% तक लेके जाना चाहती है। सो इसलिए वो यूएई और दुबई के मार्केट में ग्रो कर रहे हैं। अब दुबई और यूएई में कंपनी क्यों ग्रो करेगी? बिकॉज वहां तो गोल्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया का जो एक्सपोर्टर है उसका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? सो वो इसलिए ग्रो करेगा बिकॉज वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, इसलिए इनका बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये सारे जो अदर फंडामेंटल्स हैं इस पे हमारा फोकस कब जाएगा? अगर हम एक ही लाइन आइटम को देखेंगे कि वो बढ़ गया तो अच्छा, वो घट गया तो कम। सिर्फ 3 केसेस होते हैं जो हमने वो अभी वो डिस्कस किया, उस केसेस में ही वो बिजनेस के लिए नेगेटिव है। वरना अभी भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका बिजनेस का जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में घटा है, उसके बाद भी स्टॉक अगर आप देखोगे तो हाई पे हाई लगा रहा है, या फिर मार्केट उसके स्टॉक को रिवॉर्ड कर रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है। क्यों? क्योंकि वो होने के बाद भी उस बिजनेस का जो ओवरऑल आउटलुक है, उस बिजनेस का जो ओवरऑल डील है, वैल्यूएशन है, वो बहुत ल्यूक्रेटिव है। बहुत ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट कई ऐसे आपको स्टॉक्स दिखेंगे जिनका ग्रोथ आई थिंक सिर्फ 10 या 15% है, बट वो स्टॉक्स बहुत सुपर रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जो कई सारे हाई ग्रोथ स्टॉक्स भी अभी कंपनीज भी अभी डिलीवर नहीं कर पा रही है। तो सिर्फ एक नंबर को लेकर के हम नहीं जज कर सकते कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा आया। हमको सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे कि फंडामेंटल्स ओवरऑल कैसे हैं कंपनी के। अगर आप स्काई गोल्ड का देखोगे, सो क्या इनका प्लान है कि FY28 तक हमारा जो कैपेसिटी है वो 4 टन इनको और इंक्रीज करना है। 2031 तक कंपनी का प्लान है कि ओवरऑल जो इंडिया का ज्वेलरी मार्केट है वहां पे मार्केट शेयर 4 से 5% लेके जाना है। अभी 1% हार्डली इनका मार्केट शेयर है। इन सारी चीजों पे हमारा ध्यान कब जाएगा? जब हम बिजनेस को समझेंगे, उसका फंडामेंटल देखेंगे। सो एक चीज को लेकर के आई मीन वो बहुत गलत डायरेक्शन है देखने का। फिर वही है कि किसी स्टॉक में हम तब तक ही कॉन्फिडेंट रहेंगे जब तक वो स्टॉक ऊपर जाएगा। जैसे स्टॉक गिरने लगेगा हमारा कॉन्फिडेंस वहां पे लूज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि बिजनेस में क्या चल रहा है। आप ROCE का टारगेट देखो, इनका 20s में ROCE है, ये कंपनी 30% तक ROCE लेके जाने का प्लान कर रही है बाय द एंड ऑफ FY27। और अगर आप ओवरऑल डील भी देखोगे, अगर हम ग्रोथ की बात करें, चलो सो अभी इस साल का इनका ग्रोथ का गाइडेंस है 55%। पैट मार्जिन का इनका टारगेट है FY27 का 4.5% का। इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 4% का पैट मार्जिन कंपनी ऑलरेडी कर रही है। 3.85% का पैट मार्जिन है, और 4.5% का पैट मार्जिन इन्होंने FY27 में बोल रहा है, यानी कि यहां से ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 7 क्वार्टर्स बाद। तो बहुत हाई चांस है कि पैट मार्जिन तब तक और इंप्रूव हो जाएगा। बट अगर आप कंजर्वेटिव गाइडेंस ही लेके चलो और FY27 के बेसिस पे इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ऑन अ रेवेन्यू ऑफ 7600 करोड़, 4.5% का पैट मार्जिन, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 340-350 करोड़ का होता है। FY25 में नेट प्रॉफिट कितना था? 133 करोड़। सो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 2.5 से 3 टाइम पैट ग्रोथ है होने का एक्सपेक्टेशन है अगले 2 साल के अंदर, 2.5 से 3 गुना। अगर आप सिर्फ FY26 का देखोगे और हम एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव व्यू लेते हैं कि चलो सिर्फ 4% का ही पैट मार्जिन होगा FY26 के अंदर, तो भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 216 करोड़ का आ रहा है। और उसको अगर आप डिवाइड करोगे कंपनी के करंट मार्केट कैप के साथ में तो फॉरवर्ड पी आपका 20-21 का आता है।
अर्निंग ग्रोथ कितना हुआ, 133 करोड़ से 216 करोड़, ऑलमोस्ट 60 से 62%। तो पैग रेशियो आप इसका निकालो, पैग रेशियो कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 0.2 से लेकर के 0.3, 0.4, 0.5। आई मीन ऑन अ बेसिस ऑफ कंजर्वेटिव आप एस्टिमेट ले रहे हो या थोड़ा सा एग्रेसिव ले रहे हो। सो 0.3 से 0.5 का पैग रेशियो है, जो बिजनेस नेक्स्ट 2 इयर्स में 2.5 से 3 टाइम का अर्निंग ग्रोथ करने का टारगेट कर रहा है। एक्सपोर्ट मार्केट शेयर उसका बढ़ने वाला है, ज्वेलरी इंडस्ट्री में उसका मार्केट शेयर ओवरऑल बढ़ने वाला है, बिजनेस का टॉप लाइन का ग्रोथ 55 से 60% है। तो आई मीन ये सारी चीजें मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा, वही अगर मैं सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करूंगा कि वो बढ़ गया तो अच्छा, घट गया तो खराब। सो उससे नहीं होता है, हमको सारा कुछ समझना पड़ेगा। तो हाँ, इसमें रिजल्ट में ऐसा नहीं कि सारी चीजें अच्छी हैं, एक दो चीज खराब भी हैं। जैसे एक चीज आप देखोगे तो इनका जो स्टैंड अलोन बिजनेस है उसका ग्रोथ अच्छा नहीं आया है, सिर्फ 12% से ग्रो किया इस कंपनी का स्टैंड अलोन बिजनेस, जो कि पहले के क्वार्टर्स में 40 से 50% पे ग्रो करता था। ये चीज बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा तब जब मैं इस एक चीज से आगे बढ़ूंगा। अगर मैं उसी को देख करके कंक्लूजन निकाल दूंगा कि अब डील खराब हो चुका है या फिर बिजनेस बहुत अच्छा नहीं रहा, ग्रोथ घट गया, नेगेटिव हो गया, तो आई मीन मैं कुछ सीख नहीं रहा हूं वहां पे, मैं बिजनेस को और समझ नहीं रहा हूं। तो वो चीज समझना जरूरी है। रिजल्ट ओवरऑल अच्छे आए हैं, एक दो चीजें हैं बट वो हर एक स्मॉल मिड कैप कंपनी में आपको दिखेगा, और उसी का तो हमको क्लैरिटी चाहिए कौन कॉल में। ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखो तो नंबर्स इन्होंने अच्छे रिपोर्ट करे हैं, जैसा एक्सपेक्टेड था। मैं तो बोलूंगा उससे अच्छा ही रिपोर्ट किया है, बिकॉज पैट मार्जिन और इंप्रूव हुआ है कंपनी का सिक्वेंशियली, तो अर्निंग ग्रोथ और अच्छा आ सकता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर फुल ईयर बेसिस पे। बाकी जो कुछ थोड़े बहुत कंसर्न है ऑफकोर्स, जैसे ट्रेड रिसीवेबल कंपनी का एलिवेटेड था Q4 के अंदर, सो उस पर थोड़ा सा हम क्लैरिटी लेंगे कि अभी करंट अपडेट क्या है। डेट कंपनी ने बोला था कि इस बार 500 करोड़ से ज्यादा चला जाएगा, तो वो देखना है कि डेट टू इक्विटी ओवरऑल कितना आता है। ये कुछ चीजें हैं जिसपे हमको क्लैरिटी चाहिए, उन पे फोकस करना है। बाकी सारी चीजें इनलाइन आई हैं, अच्छी हैं, और ओवरऑल अगर आप आउटलुक भी देखोगे तो मुझे तो इनफैक्ट और अच्छा ही लगता है अगर मैं इसको पहले से कंपेयर करूं। एक और अगर मैं एक और केस डिस्कस करूं इसी स्काई गोल्ड का, कि क्यों स्टॉक प्राइस को हमको नहीं देखना चाहिए डे टू डे बेसिस पे, तो स्काई गोल्ड को लास्ट ईयर जून के अराउंड मैंने फर्स्ट टाइम कवर किया था इस चैनल पे, आपके साथ में डिस्कस किया था स्काई गोल्ड, एंड इसके साथ में आई थिंक वैभव ज्वेलर जो कंपनी है उसको डिस्कस किया था। सो बिजनेस के फंडामेंटल्स वगैरह सब अच्छे थे। Q4 के बाद Q1 का रिजल्ट आया इस कंपनी का, रिजल्ट बहुत अच्छा था, कॉल बहुत अच्छा था, लेकिन स्टॉक अगर आप देखोगे तो 1600 से 1100 चला गया, 30% का फॉल स्टॉक के अंदर। क्यों? आई मीन टोटली स्पेकुलेटिव था, कोई रीजन नहीं था, कॉल अच्छा हुआ, रिजल्ट अच्छा था, उसके बाद भी 30% का फॉल, और 1100 से नॉन स्टॉप वो स्टॉक उसके बाद 3600 तक गया। तो आई मीन आप डे टू डे स्टॉक चार्ट देख करके कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि इस वजह से स्टॉक बढ़ रहा है, उस वजह से स्टॉक गिर रहा है। हमारा काम बिजनेस ट्रैकिंग का है, बिजनेस का फंडामेंटल जब तक अच्छा है, हम बिजनेस को जब तक समझ पा रहे हैं अच्छे से, तब तक चीजें हमारे फेवर में रहेगी, हमारे कंट्रोल में रहेगी। हाँ, वो 3 केसेस जो हमने डिस्कस किए उनमें से अगर कुछ भी होता है तब ऑफकोर्स वो नेगेटिव है, एंड वहां पे इधर हमको अपना जो एलोकेशन है वो कट करना चाहिए, या फिर अगर ज्यादा ही चीजें खराब हो रही है तब तो बिल्कुल दूसरे बिजनेसेस पे फोकस करना चाहिए। बट इस तरीके के केसेस में तो बिजनेस अपने डायरेक्शन में और अच्छा होता जा रहा है और बेहतर होता जा रहा है। और दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है अनसर्टेनिटी के ऊपर, मतलब जो चीज पहले से पता हो उसके बेसिस पे आप कभी नहीं देखोगे कि मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। एग्जांपल के लिए आप कोविड देखो, कोविड में जो कोविड के केसेस हैं या जो डेथ का नंबर है वो वेव 2 में सबसे ज्यादा था, लेकिन मार्केट का जो लो था वो वेव 1 में जब केसेस बढ़ रहे थे उससे भी बहुत पहले बन चुका था। क्यों? बिकॉज तब उस टाइम पे वो चीजें नहीं थी, पता नहीं था कि आगे चल के क्या होगा, सॉल्यूशन निकलेगा, कब तक निकलेगा, तो मार्केट ऑलरेडी तब तक रिएक्ट कर चुका था। वेव 2 में जब केसेस इतने बढ़ रहे थे, डेथ का नंबर इतना बढ़ रहा था, मार्केट तो नया हाई लगाता जा रहा था, क्योंकि मार्केट के लिए वो नया रिस्क नहीं था, मार्केट ऑलरेडी उस चीज को डिस्काउंट कर चुका था। सेम आप देखोगे वो जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, उसमें निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 19,000 थे आपका 15-14,000 तक गया था, इतना बड़ा हमने करेक्शन देखा था। लेकिन जब सेम वॉर हुआ आपका इजराइल और वो पैलेस्टीन वाला, इनफैक्ट अभी जो ईरान इजराइल का हुआ, वहां पे हमने उस तरीके का करेक्शन नहीं देखा। क्यों? बिकॉज मार्केट पहले से वो सारा वॉर वगैरह सिनेरियो ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका था। तो ये जितना भी हम नेगेटिव रिएक्शन देखते हैं, चाहे मार्केट को लेकर के हो चाहे बिजनेस को लेकर के हो, आप हमेशा देखोगे जो अनसर्टेनिटी होती है, सडनली कोई चीज आती है, नेगेटिव चीज आती है, शॉक आता है, उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करता है। जब पहले से पता है कि बिजनेस का ग्रोथ ये रहने वाला है, तो मार्केट क्यों रिएक्ट करेगा? आई मीन उसके बेसिस पे तो नहीं कर सकता, अदर बहुत फैक्टर्स होते हैं जो डेली ट्रैक करना बिल्कुल इररेलेवेंस है।
सो वही चीज है, फंडामेंटल्स पे हमको फोकस करना है। अभी परसों कौन कॉल होगा कंपनी का, वहां पे देखेंगे क्या मैनेजमेंट बोलता है, आगे का कैसा आउटलुक देता है। गाइडेंस दोनों ने मेंटेन ही रखा है ओवरऑल ग्रोथ का, लेकिन डिमांड को और समझेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ को देखेंगे, थोड़ा बहुत जो और फंडामेंटल्स हैं जो हम चाहते हैं कि और इंप्रूव हो जाए, बिजनेस और अच्छा हो जाए, उस पर फोकस करेंगे। बाकी चीजें ठीक है, आपकी जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।